अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑनलाइन के यूजर्स एक दफ़ा आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ों के ऊपर फीडबैक दे दीजिएगा। जी, आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है जी। आज हमने तार के साथ इंटरनेट कनेक्ट करके और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। अल्लाह खैर करे। उम्मीद है कि आज मसले नहीं आएंगे, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकते। अगर कोई बहुत बुरा हो गया तो ठीक हो गया जी। हमें फीडबैक पॉजिटिव आ गए। कल हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन, उससे पीछे हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि कंपनी क्या होती है और कंपनी में किस तरह से चीज़ें बनती हैं। क्या हमें ये समझ आ गया कि शेयर होल्डर्स कौन लोग हैं? कौन लोग हैं शेयर होल्डर्स? ओनर्स हैं, कंपनी को शुरू में बनाने वाले जो कंपनी को पैसे देते हैं। तो क्या शेयर होल्डर्स की इंतजामिया भी है? इंतजामिया कौन है? डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपनी को चला रहे हैं। अच्छा, क्या ये सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर्स में से हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कंपनी के कैपिटल को ऑफिशियली क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं कंपनी के कैपिटल को। और ये जो कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसे क्या कहते हैं? शेयर। एक बंदा जब कंपनी में पैसे डालता है तो कंपनी इन रिटर्न उसे क्या देती है? शेयर। उसको एक एसेट दे देती है, एक कागज जिस पे लिखा होता है भाईजान आपके पास 5,000 शेयर हैं, आपके पास 10,000 शेयर हैं, या अगर वो चाहे तो 100 शेयर्स के बहुत सारे कागज भी ले ले। ये जो उसके हाथ में एसेट्स आए हैं, ये अपने अंदर एक ट्रेडेबल चीज है। इसका मतलब है एक कंपनी का अपना बिजनेस है, वो एक अलग दुनिया चल रही है, और एक तरफ शेयर्स की ट्रेडिंग है, वो एक अलग एक्टिविटी चल रही है। शेयर्स अलग तरीके से मौजूद हैं। तो आपने शेयर्स खरीदे, कुछ अर्से बाद कंपनी की वर्थ बढ़ी, आपने शेयर बेच दिए। तो ये ऐसे ही है जैसे आपने एक दिन एक कैमरा खरीदा और चंद दिनों बाद उसे बेच दिया। एक दिन एक मोबाइल खरीदा, कुछ अर्से बाद आपने उसे बेच दिया। या मोबाइल खरीदा, 3 साल इस्तेमाल किया, 3 साल के बाद बेच दिया। तो शेयर इज लाइक दैट कि एक बंदे ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स उसके पास पड़े हुए थे, कुछ अर्से तक डिविडेंड खाता रहा और 3-4 साल बाद उसने जब अच्छा रेट मिला उसने उसको बेच दिया। तो अक्सर लोग शेयर्स इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें कंपनी से को बहुत लगाव होता है। इसलिए नहीं खरीदते कि वो चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़े, आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे। ज्यादातर जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में सिर्फ एक माली इंटरेस्ट की वजह से आते हैं कि ये एक पैसे वाली चीज है, इसमें पैसा लगाएंगे और कुछ अर्से बाद यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो जो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो ज्यादा शेयर्स लेके बैठ जाते हैं और वो डायरेक्टर्स में भी ऐड होना चाहते हैं और कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी एक अलग दुनिया में बह रही है और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो एक अलग दुनिया में है। शायद उनका कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है एक शेयर होल्डर के पास 10 साल से शेयर हो, उसने कभी पलट के फाइनेंशियल तक ना देखे, उसको डिविडेंड आ रहा हो, वो खुश हो। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके रेट जरूर देख लेता हो कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, और किसी दिन बहुत अच्छा रेट मिल गया तो शायद शेयर बेच के निकल भी जाए। तो एक बड़ा मजे का निजाम बना दिया जिसमें कंपनी के पास फंडिंग रहेगी पैसों की, और कंपनी के जो ओनर्स हैं उनमें से ज्यादातर को इसकी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लोग डायरेक्टर्स हैं जो बैठे हैं। हाँ, हर 3 साल बाद इलेक्शन में ये डायरेक्टर्स को मुंतखब करने का इख्तियार जरूर आ जाता है। ये बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जैसे पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। हम सारे पाकिस्तान के मेंबर्स हैं और हम अपने आप में से मुत्तकी, परहेजगार, आबिद जाहिद बंदे ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के, जो जो हमारे इलाके के, मोहल्ले के, टाउन के सबसे बेस्ट लोग होते हैं, हम उनको वोट डालते हैं कि तुम जाओ। हम सब मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क चलाएगी एक छोटी इंतजामिया, लेकिन वो छोटी इंतजामिया हमारी नुमाइंदा होनी चाहिए, तो हमें वोट देने का इख्तियार है। इसी तरह से 50,000 मेंबर्स कंपनी नहीं चलाएंगे, कंपनी चलाएंगे 12, 13, 15 डायरेक्टर्स। ये कहाँ से आए होंगे? इन लोगों ने वोट दिए होंगे और उन्होंने डायरेक्टर्स को चूज किया होगा। तो अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं तो मेरा इंटरेस्ट एक ये है कि मुझे पैसे आ रहे हैं। दूसरा, कभी कभी कंपनी की मीटिंग में जाके मैं कुछ वोट डाल के कहीं ना कहीं एक अच्छी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता हूँ। तो क्या हमें शेयर होल्डर वर्सेस डायरेक्टर, हमें समझ आ रहा है कि इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों को किस तरह से चीजों को लेके चलना है? क्लियर है? कोई सवाल ऑनलाइन में, कोई सवाल फिजिकल में, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? ऑल क्लियर है सर। पोर्टल पे यहां वाला लेक्चर अपलोड नहीं होता, डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों है? ओए, ये तो गड़बड़ है। लेक्चर तो ये वाला अपलोड होना चाहिए, वो दोपहर वाला अपलोड हो रहा है। इसका मतलब है कि टीम जज्बाती हो गया, उन्होंने, मेरे ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को आपका लेक्चर चला जाता हो। तो यहाँ तो ये वाला लेक्चर अपलोड होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ साथ साथ वर्किंग हुई है, सारी बातें हुई हैं।
तो ठीक है, ये इसको नोट कर लें, हम उनको इंतजामिया से कहेंगे कि इस क्लास के बच्चों को तो यहाँ वाला जो इधर लेक्चर हो रहा है, जो यहाँ लाइव इन्होंने अटेंड किया था, उसके साथ एफिलिएशन है, उधर जाते हैं तो वही कैमरे में एक टीचर इधर उधर फिरता नजर आ रहा होता है, तो वो और है। और अगर आप प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपके पास दो चॉइस है। हमारा ऑनलाइन इस वक्त दो मोड में, एक ये वाला मोड है जिसको आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, सवाल भी साथ साथ पूछ सकते हैं और बाद में यही रिकॉर्डिंग मिलेगी। और दूसरा मोड है हमारा जो फिजिकल क्लास के अंदर कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो लाइव नहीं होता और उसकी रिकॉर्डिंग फिर बाद में मिल रही होती है। तो जो प्योर ऑनलाइन में आ रहा है वो अपना मोड कोई भी रखे, लेकिन जो इस क्लास में एनरोल्ड है और वो घर बैठा हुआ है तो वो उसी मोड के तहत लाइव क्लास लेगा और उसको वही लेक्चर मिलेगा जो असल में क्लास में हुआ था। तो अच्छा आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो एक दफा हम इसको वो कर लेंगे। अच्छा, बाकी लोग भी जो है वो, आपको पता था, आपने बताया नहीं, खोला ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो सामने आ रहे हैं, आप लोग तो ज्यादातर। तो ठीक है, ये मैं इस चीज को रेक्टिफाई करवाता हूँ, क्योंकि असूलन लेक्चर यही मिलना चाहिए जो साथ साथ हो रहा है, ताकि इसके साथ एक एफिलिएशन बन जाती है। डन हो गया। ठीक है, हैंडआउट्स भी रिसीव नहीं हुए एक आध ग्रुप में, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। आप नोट कर लें, केम के ग्रुप्स में हैंडआउट्स रिसीव नहीं हुए, तो हमने क्लास के फौरन बाद वहां पे भी डाल देने हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे एक रिकैप की, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। ये फायदा वैसे है लाइव क्लास का, वरना वो दूसरी कैमरे वाली क्लास में तो बेचारा बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में टकरे मारता रह जाता है, वहां पे टीए दो तीन चपेड़े चुपड़ी करा के बच्चे को ठंडा कर देते हैं, और बच्चा कहता है यार ये कौन सी ऑनलाइन है, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा। तो यहाँ कम से कम ये है कि एक बच्चा अपना इशू फौरन से सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो इस मॉड के अपने फायदे हैं, उस मॉड के अपने फायदे हैं। तो बस इस मॉड में प्रॉब्लम ये है कि फिर इंटरनेट भी बड़ा तूफानी चल रहा हो, डिवाइस भी बड़ी जबरदस्त काम कर रही हो, और वो सारा, तो बहरहाल हर किसी के अपने प्लस माइनस हैं। और मजे की बात है कि हमारी क्लास के अक्सर स्टूडेंट जो फिजिकल में एनरोल्ड हैं वो इस वक्त ऑनलाइन में है, क्योंकि हमने उनको फैसिलिटी दी है। तो आज हमारे पास 19 लोग लाइव आए हुए हैं। तो ठीक है, ये एक मुनासिब तादाद है रमजान के अंदर, वो लोग जो बाद में उसको रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, हमने कहा शेयर होल्डर हमें समझ आ गया, हमें डायरेक्टर समझ आ गया, इंतजामिया समझ आ गई, कंपनी समझ आ गई, शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कंपनी बनाते वक्त आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, अभी हमें वो नहीं समझ आए, पता नहीं वो क्या है, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कंपनियों के जो फीचर्स हमने पढ़े, हमने 3 डिस्टिंग्विश फीचर पढ़े कि 3 चीजें कंपनी में ऐसी होती हैं जो बाकियों से फर्क होती हैं। वो 3 चीजें क्या थी? सेपरेट लीगल एंटिटी थी, मैं कहा तो सामने स्क्रीन पे तो वो सजा देता हूँ ना, जो हमारी ये वाली डायग्राम थी गंदी वाली, पहुंचेगा ये? यस। ये वैसे एक मिथ है कि ये एक्स्ट्रा, ये जो वो सिंबल डालते हैं ना, ये मेरे पास नजर नहीं आते, जादू। अच्छा जी, तो कंपनी के अंदर 3 चीजें डिस्टिंग्विश हैं, जैसे आप लोगों ने बताने की कोशिश की, एक दफा दोबारा से पूछने की कोशिश करते हैं, तीनों आपने अकेले ने बतानी है। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। परपेचुअल सक्सेशन का भाई लिमिटेड लायबिलिटी क्या भला है? मतलब जितने शेयर होल्डर ने पैसे लगाए कंपनी बनाने में, अगर लॉस में जाती है कंपनी, वही पैसे डूबेंगे। शेयर होल्डर का मैक्सिमम जो पैसा डूबेगा, वो जो लगाया था कंपनी में वो डूबेगा। किसी शेयर होल्डर, कोई शेयर होल्डर माइनस में नहीं जा सकता। कंपनी में करोड़ों का भी नुकसान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी की गई इन्वेस्टमेंट डूबेगी, लेकिन आप जाती कैपेसिटी में घर के एसेट बेच के लायबल नहीं होंगे कि आप कंपनसेट करें। क्लियर? ये बात क्लियर है। फिर आपने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में आप क्या क्या बताना चाहेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी में होता है कि जो कंपनी होती है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, ठीक है, किसी भी अदर कंपनी या किसी अदर पर्सन के साथ, और कंपनी लायबल टू पे टैक्स होती है। और हाँ, ठीक है, कंपनी किसी पे इनका कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, कंपनी अपना टैक्स देती है, कंपनी एसेट्स खरीदती है, कंपनी अपनी लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेक्निकली कंपनी नामी वो डब्बा एक अलग चीज है और लोग अलग हैं। तो कंपनी अपने नाम पे काम कर रही है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कंपनी कानून की नजर में एक अलग इंसान है और उसको चलाने वाले अलग इंसान है। तो पीटीसीएल एक अलग चीज है और पीटीसीएल के शेयर होल्डर अलग चीज है। पीटीसीएल ने जो गड़बड़ की, पीटीसीएल नामी इंसान लायबल है उस गड़बड़ पे, पीटीसीएल पे केस होगा, पीटीसीएल जुर्माना देगी, पीटीसीएल को फाइन पड़ेंगे, पीटीसीएल केस कर सकती है, पीटीसीएल पे केस हो सकता है, बट जो उसके ओनर्स हैं
वो अलग लोग हैं, उनका कंपनी की गड़बड़ से कोई ताल्लुक नहीं, बस दुख ये है कि उन्होंने गलत डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट चूज की हुई थी, जिसकी वजह से नुकसान के वो जिम्मेदार हो गए, मतलब जिसकी वजह से उनका अपना फाइनेंशियल नुकसान हो गया। ये सारी बात क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी सबको समझ आ रही है? परपेचुअल सक्सेशन और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर किसी के पास शेयर्स थे उसको ट्रांसफर कर सकता है और इस पर इससे लीगल जो उसकी हैसियत है उस पर कोई ठीक है, भाई ने कहा कि अगर एक बंदे के पास शेयर्स हैं तो वो उसको बड़े आराम से मुस्कुराते हुए किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे, कंपनी की लीगल हैसियत पे, लीगल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदा आज था मेंबर, कल नहीं है, परसों होगा तरसों नहीं है। कंपनी शुरू हुई 6 बंदों से, आज 6000 बंदे हैं, परसों दोबारा 2 रह जाएं, कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता। कुछ मिनिमम नंबर अगर मेंटेन कर लें तो आप पे फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर अलग है, और वो लोग अपने शेयर बेचें खरीदें, आपस में 10 लोग खरीदें, एक बंदा खरीदे, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन तीनों फीचर्स में आप में से किसी का कोई सवाल या ऑनलाइन में से कोई सवाल जो इस पे कंफ्यूजन हो मुझे बताइए। सामने वालों का या ऑनलाइन कोई सवाल? ऑल ओके कि मुझे मैसेज आ गए ऑनलाइन में? दो कंपनी राइवल्स हैं, ठीक है और बड़ी अमाउंट में एक दूसरे का शेयर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। जी, अगर दो कंपनी राइवल्स हैं और वो बड़ी अमाउंट में दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहें, बड़ी मजे की बात है कि फॉर एग्जांपल वेव्स हो और दूसरी तरफ से डॉलर्स हो, दोनों आपस में मुकाबले पे और दोनों कंपनी है और दोनों के शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वेव्स के पास इतने करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं कि वो डॉलर्स के मार्केट से 30-40% शेयर्स खरीद सकते हैं तो वो जरूर खरीदें। लेकिन डॉलर्स वालों ने भी इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली होंगी, उन्होंने कहीं ना कहीं 50-60% शेयर होल्डिंग अपने 4-5 बड़े लोगों के हाथ में रखी होगी। अदरवाइज ये है टोटल मार्केट की गेम। जो मार्केट से एक कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स उठा ले वो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा, वो सब्सिडी बना देगा उसे, पर वो नीचे वाली कंपनी वही करेगी जो ऊपर वाली कंपनी कह रही है। तो यस दिस डज हैपन, ये कमर्शियल दुनिया है। अगर आप अपने कंपेटिटर के सारे शेयर्स खरीद लें तो टेक्निकली वो कंपेटिटर थोड़ी रहा, आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप अपने कंपेटिटर को तो नहीं पैसे देंगे। तो अगर आप उसके शेयर्स खरीद रहे हैं इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं, तो आप कंपेटिटर नहीं रहे, आप एक इन्वेस्टर बन के उस कंपनी के भी मालिक बन गए। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, और अगर आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो दूसरी कंपनी गुलाम बन जाती है। एक बड़े मजे की कॉर्पोरेट स्टडी है, मियां मंशा और आदमजी इंश्योरेंस। आदमजी इंश्योरेंस एक लिस्टेड कंपनी थी और उस लिस्टेड कंपनी के हजारों शेयर होल्डर्स पाकिस्तान में। जब कंपनी बनी तो आदमजी ब्रादरान थे, ये आदमजी फैमिली थी, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी शुरू की थी और शुरू में इसकी मेजर शेयर होल्डिंग पास थी। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के रेट बढ़ते गए, कंपनी की वैल्यू बढ़ती गई, इन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती गई और ग्रोथ वगैरह बनाते गए। तो इन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े से 1-1, 1.5% करके अपने शेयर बेचते गए और अच्छे पैसे जोड़ते गए। तो एक ऐसा टाइम आया कि 28% शेयर्स थे दो भाइयों के पास, आदमजी बरादरान, और 72% शेयर्स थे 10,000 से ज्यादा लोगों के पास। और जब भी कंपनी में डायरेक्टर का इलेक्शन होता है, ये दो बैठे होते थे 28%, अगर 50 बंदे भी इकट्ठे हो जाते थे तो मिला के 1% भी नहीं होता था उनके पास। तो सारी डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हिसाब से होती थी। तो ये 28% रखने के बावजूद भी कंपनी के सुर्खों सफेद के मालिक थे। डायरेक्टर्स अपनी पसंद के आते थे, डिसीजन अपनी पसंद के होते थे, मीटिंग में जो लोग आते थे ये उनको हमेशा ओवर रूल कर रहे होते थे और इन्हीं की सुनी जाती थी। मियां मंशा ने इसको असेस किया कि एक इतनी अहम लिस्टेड कंपनी है और उसके 50% से ज्यादा शेयर्स मार्केट में पड़े हुए हैं। उसने अपने बैंकों के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू मार्केट से थोड़े से शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए गैर महसूस तरीके से। एक रिश्तेदार को 5% शेयर्स खरीदवा दिए, एक अपना वो फंड था उस फंड ने जहां इन्वेस्टमेंट करनी थी उसको 3-4% खरीदवा दिए। करते 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 वन फाइन गुड डे अचानक से सारे शेयर्स जोड़े और 50% से बड़ा मालिक बन गया और आके आदमजी बरादरान से कहा मेरी कंपनी। तो उस टाइम में ना कॉर्पोरेट दुनिया एकदम से हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अचानक से अगले दिन उठे और वो कंपनी का मालिक बना हुआ हो जो पिछले दिन 0% शेयर्स पे था। तो उसके ऊपर फिर इनको कानून साजी करनी पड़ी कि जब कोई शख्स किसी कंपनी के 10% से ऊपर का शेयर होल्डर बनेगा तो पहले वो नोटिस देगा, बताएगा कि मैं बन गया हूँ। फिर 30% से अगर वो ऊपर शेयर होल्डर बनना चाहता है तो लॉ ने उसका एक पूरा तरीका बताया कि फिर आप पब्लिक ऑक्शन करवाएंगे, लोगों से कहेंगे मैं इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, जो अपने शेयर मुझे बेचना चाहता है और बेचे। वो कहते हैं फिर छुप के नहीं आना, फिर खुल के आना है। लेकिन जैसे भाई ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, तो 100% ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद ले और आधे ज्यादा शेयर्स खरीद के तो वो उसे अपना गुलाम ही बना देगी। कल इंशाल्लाह हम पढ़े होंगे होल्डिंग सब्सिडरी, तो उसमें ये
कि ऊपर मेन कंपनी होती है और नीचे एक छोटी कंपनी होती है जिसको वो कंट्रोल कर रही होती है। जी, कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड? सर यहाँ पे हमारे पास ये कंपनी की डेफिनेशन आपने जी जी कंपनी की और फिर सर इसमें वो जो आपने बताया था कि अंडर दिस है वो वाला पॉइंट जरा ठीक है जी, इन्होंने कहा कंपनी और कंपनी लॉ वाली डेफिनेशन, अभी मैं उधर तक नहीं पहुंचा, उस डेफिनेशन से पीछे पीछे तक सब क्लियर है? सामने मेरे पास सवाल आया सर, क्या पार्टनरशिप फर्म फॉर्म सी वाली फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं? अब अगेन असल में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट 2017 में आया है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके अपने अलग रूल्स हैं, लेकिन ना हमने बिजनेस लॉ में ऐसा कुछ पढ़ा है और ना हम कंपनी लॉ में ऐसा पढ़ेंगे। तो मेरी अजम्पशन ये होगी कि पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखती है और कंपनी एक ऐसी चीज है जो लिमिटेड लायबिलिटी रखती है। तो हम कंपनी उसे कहेंगे जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है। तो आपका ये सवाल ज्यादा बेहतर आंसर होगा चैप्टर 2 में, जब हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की वर्किंग बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके मुताबिक कौन कौन सी को हम कंपनी कहेंगे और किसको हम कंपनी नहीं कहेंगे। तो कंपनीज एक्ट के एंड पे कुछ टेबल्स दिए हुए हैं डिफरेंट फॉर्मेट, तो वहां पे अब थोड़ी सी इसकी ज्यादा बेहतर डिस्कशन होगी। सर इस केस में दोनों कंपनी भी आपस में एसोसिएट जाएंगी। अगर दो कंपनी इस तरह से हैं कि एक कंपनी दूसरे के बहुत शेयर्स खरीद ले, तो यस वो एक दूसरे के एसोसिएट्स भी बन जाएंगे। चैप्टर 10 में जाएंगे तो एसोसिएट कंपनी की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन देखेंगे। हमारी किताब की दो सबसे बड़ी डेफिनेशन एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन है। तो उसमें हम देखेंगे कि 20% ज्यादा शेयर्स अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आ जाए तो उसकी एसोसिएट भी बन जाती है। लेकिन वो क्या है, क्यों है, अभी उसका तस्करा हम नहीं कर रहे। सवाल ये है कि क्या ये कनेक्ट हुए हुए एसी तारों से? तो चलाए तो जा सकते हैं। अगर आप में से किसी को गर्मी, मेरे ख्याल में ये कनेक्टेड है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। तो अगर आप में से किसी को वो है, वो गर्मी वगैरह का, तो इसको चलाया जा सकता है। ऑल्दो कमरे ठंडे हैं, लेकिन मतलब पैसे बचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको गर्मी लगे तो आपने बता देना है। ना चले तो वो एक सेकंड लेवल है, कम से कम चलाने की कोशिश तो करेंगे। ना चला तो फिर पता लगेगा कि वो तार उधर से, अभी ये मसला है, वो मसला। फिलहाल ठीक है माहौल। तो चला एक भाई ने कहा चला दें और एक भाई ने कहा फिलहाल माहौल ठीक है। डेमोक्रेसी अभी से कंपनी लोग की आदत डाल, वोटिंग। हाँ जी, क्या ख्याल है? जो लोग मानते हैं कि एसी चला देना चाहिए वो हाथ खड़ा करें। एक भाई, और वही भाई ने मास्क पहना हुआ है। ठीक है, तो भाईजान क्लास ने जो है ना वो डेमोक्रेटिकली आपके, आपने दूसरी वोटिंग नहीं की। हाँ मैंने कहा जी वो दूसरी तरह की वोटिंग होती है जिसमें काबिलियत शेयर होल्डर की देखी जाती है, तादाद नहीं देखी जाती। तो हमने इस वक्त, चूंकि अभी हमने दो तरह की वोटिंग नहीं पढ़ी, तो इस वक्त मैं आप सबको बराबर काउंट कर रहा हूँ। आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ शेयर होल्डर्स की वोटिंग पावर ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो फिलहाल आप सब बराबर थे, तो मेरे ख्याल में शायद आज के दिन लोग मुतमईन है। एक दफा आप याद रखिएगा कि क्लास के एंड में हम एक दफा पूछेंगे भी, क्योंकि उसका पाइप जो बाहर निकला हुआ है उससे मुझे थोड़ी सी फील आ रही है कि शायद उसके कनेक्शन अभी ना हुआ हो, लेकिन ऑलरेडी 3 एसी लगे हुए कमरे में, तो मतलब इतनी मेहनत करके एसी लगाए हैं तो चलना तो चाहिए ना। चलें। हाँ सर, आपने स्वेटर पहन रखा है, एसी चलेगा तो आप कोट पहन। सुबह का मौसम और होता है, सब मौसम और बना हुआ होता है। तो बस अब ये आज स्वेटर का आखिरी दिन है, कल से इंशाल्लाह कुर्ते शलवार पे वापस आ जाएंगे। अब गर्मियां आ गई तो सर्दियों की ड्रेसिंग खत्म, अब गर्मियों पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ से भी हमने सवाल लिए, वहां से भी सवाल ले लिए, और ठीक है। अब मुझे बता दीजिए, बीच में हल्का सा आवाज में ग्लिच आया था, कि इस वक्त आवाज सब लोगों को क्लियर है? जितने ज्यादा से लोग फीडबैक फायदा होगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि आज हम लोगों ने इंटरनेट को भी वायर से कनेक्ट किया हुआ है और इंटरनेट भी स्लो हुआ है। एक भाई ऑनलाइन में लिख रहे हैं सर एसी चला दे। वाह भाई वाह। जी अभी जरा आवाज का बताइएगा, मैंने माइक का सोर्स चेंज किया है। जी अभी आवाज बताइए, क्लियर है? क्लियर है, बेटर नो बेटर।
क्लियर, डन हो गया। इस बात आज नंबर ऑफ एरर्स थोड़े से कम है और अगला दिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। अब चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। हमने कल 2 डेफिनेशन देखी और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही कुछ थकी हुई बात है कि ये डेफिनेशन पूछी जाए पेपर में। मतलब इतना सब कुछ है चैप्टर में और सबको छोड़ के अगर ये पूछें तो ये इसका मतलब है कि उन्हें कुछ भी नहीं, मतलब उनको कुछ नहीं समझ आता। वो बिल्कुल इतने बेकार हो गए हैं कि पूरे चैप्टर में से ले दे के उनके पास एक ऐसी डेफिनेशन बची है जिसमें कुछ नहीं बताया हुआ। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी एक्ट, यानी कि दिस एक्ट में रजिस्टर हुई हुई कोई चीज, दिस एक्ट में रजिस्टर हुई हुई चीज या कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ हमने कहा था कि नीचे वाले 3 को काउंट करेंगे और चौथे को तब काउंट करेंगे या नहीं करेंगे जब कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आ रहा होगा। यानी कंपनी लॉ में रिपील कंपनीज एक्ट मैंने आपको बताया था ये 1913 का है और ये 1945 भी थोड़ा सा एप्लीकेबल हुआ था। 1984, 2016, यहाँ पे उन्होंने कहा एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। इस एक्ट को भी शामिल करेंगे अगर स्याको सबाक ने कोई डिफरेंट बात ना की। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट इसको शामिल करेंगे, लेकिन अगर जुमले को पढ़ के लग रहा है कि उनकी मुराद ये वाला एक्ट नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो पीछे जुमला क्या था? वो कंपनी जो इस एक्ट में या कंपनी लॉ में बनी। जब इस एक्ट और या के साथ कंपनी लॉ बोल दिया तो अब कंपनी लॉ का मतलब है बकाया थी। तो ये फजूल सी इंटरप्रिटेशन है और फजूल सी इन्होंने चीजों की तकरार की है। ये एक दफा पढ़ के दोबारा जिंदगी में शायद आपको ना पढ़ना पड़े ये वाला जुमला। एहतियातन सिर्फ आपको ये ईयर नंबर याद होने चाहिए। 1913 को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, आप उसे रिपीट कह सकते हैं। 1984, 2016 और 2017। जी क्लियर हो गया? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, ऑनलाइन फिजिकल किस्म की कोई घबराहट? डन। 2017 से पहले कौन सा एक्ट 2017 से पहले इमीडिएट पहले 4 महीने के लिए ऑर्डिनेंस आया था 2016 का, और उससे पहले 1984 का ऑर्डिनेंस था। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा था कि 120 दिन में मर जाता है, वो एक्ट में बदल जाता है। 1984 में मार्शल था मुल्क में और उस टाइम पे पार्लियामेंट एक्टिव नहीं थी, बट 2016 में पार्लियामेंट एक्टिव थी। बस उन्हें गुस्सा ये था कि लॉ क्यों ले आए हैं, फिर उस पे इकट्ठे होकर उसको खत्म करके 2017 वाला लॉ दे दिया। तो कुछ ऐसे ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो ऐसे टाइम पे आते हैं जब पार्लियामेंट 120 दिन तक सेशन में नहीं होती। जैसे आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सन 2001 का है। उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। मुशर्रफ ने टेकअप किया हुआ था मुल्क को, 2003 में जाके बाकायदा पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई थी। दरमियान वाले 2-2.5 साल जो है वो ऐसे थे जब वो टोटल अकेले ही उसने सदारती निजाम टाइप के सेटअप के तहत मुल्क को चलाया था। और दुख की बात ये होती है कि जब जब फौजी आते हैं मुल्क वाकई अच्छा चल भी जाता है। इतने सारे डेमोक्रेट मिलकर मुल्क अच्छा नहीं चला पाते और एक डंडे वाले अंकल आते हैं, मुल्क अच्छा चलना शुरू हो जाता है। उसके फिर रिपरकशंस भी होते हैं। फिर जब वो जरा सख्ती करता है तो फिर ये होता है कि लोग तंग भी होते हैं। अब वजीरिस्तान को बुरी तरह से छेड़ दिया, उसके बाद बड़े अरसे तक वो लोगों की जो परेशानी है वो बरकरार रही। तो डिक्टेटर के अपने नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर मुल्क के ओवरऑल हिसाब से देखें तो डिक्टेटर्स ने आज तक मुल्क को लॉन्ग टर्म बेहतर चलाया है। डेमोक्रेटिक को तो पता होता है कि 1-1.5 साल बाद मेरी टांग खींच लेगा कोई। फौजी को पता होता है कि मेरे मरने से पहले या मेरे पॉलिटिकल उसको रिस्टोर करने से पहले तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और बस मैंने हुक्मरानी करनी है। फिर वो डैम भी बनाता है, फिर वो सेटअप भी बनाता है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर काम जो है ना वो डिक्टेटर्स के जमाने में ही हुआ है। तो मेरे ख्याल में शायद हमारा सोल्यूशन भी यही है, क्योंकि बहैसियत कौम हम सब तो करप्ट ही हैं, तो शायद डंडे वाली सरकार हमें जरा ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकती है। लें जी, आवाज फिर से खराब हो गई। आज इस तजर्बे में हमने इंटरनेट और उन सबको भी तारों से कनेक्ट किया। अब एक आखिरी तजर्बा ये है कि मैं डिवाइस ही डिफरेंट नई वाली लाके लगा दूं। डन हो गया। बस अगली क्लास में डिवाइस भी नहीं आ जाएगी, उसके बाद भी मसला रहा तो इसका मतलब है कि किस्मत का मसला है। जी हाँ, शायद तार वाले माइक से थोड़ी सी बेहतर वो हो जाए, क्योंकि ये माइक तो बड़ी दूर से इनपुट भी लेता है। इस वक्त इस भी ट्राई किया है, इस माइक को भी ट्राई किया है, एक्सटर्नल माइक को भी ट्राई किया है, तो वो
एक दफा माइक मजीद चेंज करके देख लेते हैं। जी अभी बताइए आवाज कैसी है? जी इस वक्त आवाज कैसी है? सर आवाज तो अच्छी है, बस आ जाए। ओह बच्चे जज्बाती बेस्ट है। सर अच्छी है, अब क्लियर है सर। बस ठीक है, आपको दोबारा जैसी मसला है आपने क्वेश्चन में डाल देना है। और हमारे सामने जो नुमाइंदे सुन रहे हैं, आप कॉलेज के इंटरनेट से सुन रहे होंगे तो आपको तो सही आ रही होगी आवाज। ये बच्चों के इंटरनेट का असल में एक आध बच्चे का मसला जब आता है तो वो लगता है बच्चे का इशू है, लेकिन जब 4-5 बच्चे एक साथ होते हैं तो उसका मतलब है कि वो हमारा इशू है, अपलोडिंग का इशू है। जी हाँ सारे एक ही हॉस्टल में बैठे हो शायद। ठीक है ठीक है सर, पूछ ठीक होती है बाद में खराब हो जाती है, लेकिन किस्मत से नहीं लग सकता। किस्मत खराब हो तो बंदा ऊंट पे बैठा हो तो भी कुत्ता काट लेता है, और किस्मत सही हो तो बंदा सांपों के बीच में से गुजर जाता है, कुछ नहीं होता। तो बस अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। अब अगले दिन लास्ट तजर्बा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डिवाइस आके लग जाएगी, अगर उसके बाद भी ना हुआ तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पीसी लाके लगा दें। पीसी सबसे मजबूत मशीन होती है, बस लाइट जाएगी तो एक दफा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाया करेगा, बाकी मसले नहीं होंगे उसमें। ठीक है उन लोगों को एहसास हो रहा होगा कम वो क्लास में है जिन्होंने फिजिकल एनरोलमेंट कराई है, क्योंकि इस क्लास की गालबन अलग से ऑनलाइन एनरोलमेंट नहीं है, इसमें ऑनलाइन में जो फिजिकल क्लास से भागे हुए हैं। अब एहसास हुआ ना, क्लास में जो सामने बच्चे आए हुए हैं उन्हें आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक हो गया जी, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? ठीक है जी। एक भाई ने कहा सर वो जवाद साहब की क्लास में तो नहीं आता। असल में उनकी क्लास में बता भी दें तो वो जब देखते हैं तब तक इशू भी सॉल्व हो चुका होता है। मैं बार बार जरा बच्चों के जज्बात देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और दूसरा उधर हमने परमानेंट ला रहा हूँ और उसके साथ सारा कनेक्ट किया हुआ है, बस एक आध क्लास यहाँ पे रखी हुई है, बाकी उधर भरपूर मजबूत सेटअप हमने लगाया हुआ है। ये क्लास इनिशियली वहाँ प्लान थी, लेकिन टाइम टेबल इस तरह से बना के एक दो क्लासें इस कमरे में आ गई। एमएफए वाली जो क्लासेस हैं और जो सीलो वाली है वो इधर हैं, बाकी सारी वहाँ पे है। तो वो जो है वो दोनों कमरों को कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं फिर डिवाइस भी चेंज करूँ तो थोड़े से और मामला बेहतर हो जाएं। दूसरा पे किस्मत का भी चक्कर है, वो अल्लाह वाले आदमी है, वो उनके और मसले किसी और से रहते हैं, लेकिन क्लास स्मूथ जाती है, हमारे बाकी मामला सही होते हैं, क्लास खराब हो जाती है। वो जो है ना, कुछ तो डिफरेंस आ जाता है ना एक बंदे का, जो पेश होता है तो वो तो फिर जरा उसको बाकी एज तो मिल जाते हैं। सर से आवाज खराब हो रही है। सही बात है, जो सामने बच्चे बैठे हैं उनका क्या कसूर दोस्तों? आप रमजान का करके छुट्टी पे जो चले गए हैं, आप क्लास के बैठे हैं, जो क्लास में बैठे हैं उन्हें वॉइस का मसला नहीं है, तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है, लेकिन अगर आप क्लास में आएंगे तो वो जरा ज्यादा बेहतर है। बस स्टिल मेरे ख्याल में बस अब अगला लेक्चर हम वो उस डिफरेंट डिवाइस पे करें, शायद उससे मसला हल हो जाए। ये इंटरनेट शेड वाला तो नहीं? ये तो देखते हैं इंटरनेट की स्पीड क्या है, एक आइडिया ही हो जाए इंटरनेट का है या किस्मत का है। नहीं जी, नेट स्पीड चेक करते हैं।
89 45 की एवरेज रफ्तार नोट की है। सर आपका माइक ही दूर पड़ा। नहीं, ये इसके माइक में वो ये वाला माइक तो उधर खड़े होकर आवाज पे कर, ये भी, और मैं तो बिल्कुल खात हूं, यानी कि इसका जो है ना अपलोडिंग तक की स्पीड आप देखें 73 की एवरेज उसने नोट की अपलोडिंग की। बच्चों का इंटरनेट तो ये बड़ा तूफानी मतलब इंटरनेट है, तो इसका मतलब इंटरनेट का मसला नहीं है। एक माइक का तजर्बा भी कर लेंगे और लो इश्तिहार भी शुरू। नहीं जी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब आप लोग कोशिश करें कि क्लास में आए। इनको सजा मिली है, ये छुट्टी करके घर बैठे हैं ना, घर बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और सर फोटो तो क्लियर है, आवाज का ही मसला है। फोटो तो क्लियर आ ही रही है। चलें, अभी जब आप आपकी आवाज जब खराब हो तो आपने फीडबैक देना है, और आप जरा देख लीजिएगा अगर क्वेश्चंस में आ रहा हो ना कि आवाज का मसला है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं तो ऑनलाइन से हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ सकता हूँ कराची से। ठीक है, तो प्योर ऑनलाइन वाला वो लाइव नहीं लेना चाहते तो वो मॉडल भी है कैमरा रिकॉर्डिंग वाला, लेकिन जो लाइव लेना चाह रहे हैं तो लाइव की तो फिर दिक्कतों के साथ जो है ना। ठीक है सर, आप लेक्चर स्टार्ट करें, आ जाएगी समझ। ये होती है मफामत की सियासत, पीपल्स पार्टी वाली। तो कोई नहीं, ठीक है, चलते हैं मिलके जो है ना, बस मुल्क तो चलाना ही है ना, मिलजुल के करना ही है। तो कंपनी और कंपनी लॉ हमें समझ आया। आज हम अगले स्टेप में जाने वाले हैं। अब हमने कंपनी की एक खास किस्म देखने की कोशिश करनी है। जब हम बात करते हैं कंपनी, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंपनी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका लीगल मतलब क्या है कंपनी का? कंपनी लीगल पर्सन, एक ऐसा सेटअप जो कि कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। फर्ज करें अगर टैक्स के लॉ में लिखा हो कि कंपनी को चाहिए, या किसी लॉ में लिखा हो कंपनी को चाहिए टैक्स दे, तो बैंकिंग कंपनी तो खुशी से नाचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्या लिखा है? कंपनी टैक्स दे। और कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। इंश्योरेंस कंपनी, अब गूगल पाकिस्तान में बिजनेस करे और पाकिस्तान में लॉ में लिखा हो कंपनियों को चाहिए टैक्स दें, और गूगल हंसना शुरू हो जाए, कंपनी तो कहते हैं पाकिस्तान के कंपनी लॉ वाली कंपनी को। तो लॉ ने अगर किसी जगह कंपनी नहीं, एक ऐसा वर्ड बोलना होगा कि ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, तो लॉ जरा बड़ा वर्ड बोलेगा। उस बड़े वर्ड को हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। यानी इससे अगली जो डेफिनेशन हमारे पास इन हैंड है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन में क्या आता है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। ये जुमला देखा देखा सा नहीं लग रहा? ये तो कंपनी की डेफिनेशन है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में एक चीज कंपनी लॉ वाली कंपनियां शामिल है, मैं इसके साथ लिख भी देता हूं, ये है कंपनी लॉ वाली कंपनियां। फिर दूसरा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, जो मुल्क से बाहर की सारी कंपनी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन कहलाएंगे। तो यहां हम लिख देते हैं ये आउटसाइड पाकिस्तान। देन अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैच्यू, स्टैच्यू कहते हैं लॉ को।
जी, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर होना। जब एक रजिस्टर होती है तो हम कहते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड है। तो सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन में एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, एक ऐसी कंपनी जो इस एक्ट या कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। नंबर 2, मुल्क से बाहर की कंपनियां। नंबर 3, किसी और लॉ वाली कंपनी। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 है जो बैंकिंग कंपनियां फॉलो करती हैं, और वो भी कंपनियां कहलाती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में आती हैं। मुदारबा कंपनियां मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल 1981 में आती हैं। तो अलग अलग तरह के ऑर्डिनेंस, अलग अलग तरह के कानून मौजूद हैं वो और कंपनियों के। तो कंपनी जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब होगा सिर्फ कंपनी लॉ वाली कंपनी, और जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोलूंगा तो इसका मतलब होगा सारी तरह की कंपनियां। सारी तरह की कंपनियों की 3 कैटेगरीज बन गई, कंपनी लॉ वाली कंपनी, एनी अदर लॉ वाली कंपनी, से बाहर वाली कंपनी। तो ये 3 चीजें हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल होगी। तब जब लॉ ने आपको एक ऐसा वर्ड बोलना होगा जिसमें उसकी मुराद हर तरह की कंपनी है, तो वो बड़ा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और बड़ा वर्ड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। और इसका मतलब है कंपनी लॉ वाली कंपनियां, किसी और लॉ वाली कंपनियां, और मुल्क से बाहर वाली कंपनियां। डन। तो ये इसमें शामिल है, बट डज नॉट इंक्लूड, कुछ चीजें शामिल नहीं है। क्या चीज शामिल नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने किसी लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी का है उसमें अगर रजिस्टर हुई है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज होती है? कई दफा कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे होते हैं, कई दफा कुछ इदारे होते हैं जो इमदाद बाहमी में काम कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, हाउसिंग सोसाइटीज। एक इलाके में 500 घर हैं, सारे घर कंट्रीब्यूट करते हैं, एक सोसाइटी बनती है। उस सोसाइटी के इलेक्शन होते हैं, इन घरों में से लोग वोट डालते हैं, उस सोसाइटी के इलेक्शन होके 3-4 बंदे उसके वो बन जाते हैं, सरपंच से बन जाते हैं, वो उसका निज़ाम चलाते हैं। तो तकरीबन उसी तरह से मेंबर्स भी हैं उस सोसाइटी के, उसी तरह से मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसी तरह से कुछ डायरेक्टर्स भी हैं, उसी तरह से कुछ लोग सैलरियां भी ले रहे हैं। तकरीबन सब कुछ देखने में कंपनी जैसा है। बट लॉ ने कह दिया खबरदार, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई है उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो याद रहेगा कि 3 चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल है और 2 चीजें शामिल नहीं है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। डन। नंबर 2, कोई भी और एंटिटी है जो कि कंपनी ना हो इस एक्ट लॉ के मुताबिक, जिसको मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दे कि खबरदार आपने इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो हमने भी उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या लॉजिक है? इसकी वही लॉजिक है जो टैक्स के अंदर एग्जम्पशंस की लॉजिक होती है। वो कहते हैं जी सब पे टैक्स लगेगा, लेकिन अगर फलाना ईयर से फलाना ईयर के दरमियान उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी ने लगाया तो 5 साल तक उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। तो आप तड़प के पूछते हैं कि सर ये इस शर्त का मतलब है? तो टीचर एक सियासी से जवाब देता है कि बच्चों किसी खास सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, बट इसका असल जवाब ये होता है कि एक बंदे ने पैसे खिलाए होते हैं और अपनी पसंद की नोटिफिकेशन निकलवा ली होती है, उसने अपनी कंपनी बनाई होती है, उसने टैक्स नहीं देना होता, गवर्नमेंट में बड़ा उसके ताल्लुक वाला होता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देती है कि इस तरह के इलाके में इस तरह का सेटअप इस ईयर में जो लगाएगा, जो कि उसने लगाया होता है, उनके याद दोस्त ने, वो 5 साल तक टैक्स नहीं देगा। जो फलाना मंथ की फलाना 2-3 तारीखों में गाड़ी इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स नहीं देना, क्योंकि अपना ही एक बंदे ने गाड़ी इंपोर्ट की होगी उस वक्त। तो लॉ आधे से ज्यादा तो लोगों को डिफेंड करने के लिए। तो ये अपनी पावर गेम अपने पास रखी। इसाकडार भाई, जब ये लॉ बन रहा था तो इसाकडार वाज द पर्सन जो इस लॉ के पीछे था, वो चाहता था कि ये लॉ बड़े अच्छे तरीके से बने। एससीसीपी को लेजिस्लेशन की थी, याद है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नीचे के इदारे को आप कह देते हैं वो काम करे। तो ब्यूरोक्रेसी में से कोई इदारा, एससीसीपी ने बैठ के पूरा लॉ बनाया, उसमें काम किया, स्पेशलिस्ट ओपिनियन मिल जाती है, याद है, और फिर उसके ऊपर जो है वो ये कानून आया। तो उस टाइम पे जो है साकडार भाई ने कुछ जगह अपनी पावर्स भी रखी। कंपनी लॉ के ऊपर जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो उसको हेड करता है। तो किताब में कुछ जगह आपको लिखा नजर आएगा जिसको मिनिस्टर नोटिफिकेशन से आजाद करता है। मतलब है हम हर किसी को बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे सिवाय उसको जिसको किसी भी वक्त अचानक से मिनिस्टर भाई कहते हैं कि इसको मत कहना बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर कहीं लिखा होगा ना बॉडी कॉर्पोरेट पे 31% टैक्स है,
तो अचानक से एक नोटिफिकेशन शायद आ जाए फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की तरफ से कि ये वाली कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो इस तरह की चीजों के पीछे लॉजिक नहीं है, खराब नीयत होती है। तो दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कवानीन को फॉलो कर रही है, और एक कोई और एंटिटी जो कंपनी शंपनी नहीं है जिसको मिनिस्टर कह दे कि ये कंपनी नहीं कहलाएगी। तो कल को अगर मिनिस्टर कह दे कि खबरदार इंश्योरेंस कंपनियों को किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनियों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो ये एक थकी हुई सी डेफिनेशन है कि 3 चीजें इसमें शामिल है और 2 चीजें शामिल नहीं है। इस चैप्टर में इतने प्यारे प्यारे इतने मजे मजे के कॉन्सेप्ट हैं और आज हम बातें कर रहे हैं सारी बोर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईकेप को इस चैप्टर में से कभी 3-4 नंबर का एक आध सवाल पूछना हो तो सब कुछ छोड़ के वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो कंपनी लॉ में ना हम कुछ छोड़ नहीं सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि गैर जरूरी है, फजूल बात है, इसको ना किया जाए। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 3 चीजें शामिल हैं और 2 चीजें शामिल नहीं हैं। 3 चीजें कौन सी शामिल हैं? कौन सी 3 चीजें बगैर बोर्ड की तरफ देख? कंपनी लॉ वाली, आउटसाइड पाकिस्तान वाली, किसी दूसरे लॉ ने अपने सेटअप को भी अगर कंपनी कहा तो फिर हम उसको भी कह देंगे कि हाँ भाई ये कंपनी है। जैसे मैंने कहा बैंकिंग का लॉ, इंश्योरेंस का लॉ। और 2 चीजें शामिल नहीं है, वो 2 कौन सी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई हो, और एक ऐसा सेटअप जो कंपनी नहीं है लेकिन उसको मिनिस्टर ने कह दिया कि इसको आपने बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं कहना, तो फिर हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो याद रखते हैं 3 चीजें शामिल हैं और 2 चीजें एक्सक्लूडेड है। डन, याद रहेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं। ऑनलाइन में मेरे पास एक सवाल आया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि मिलजुल के इमदाद बहमी पे चल रही है, ये जो कमेटियां होती हैं ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये कोऑपरेटिव होती हैं। कई दफा कुछ जगह पे खाना खिलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, सैलाब ज़दगान की मदद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें चंद लोग अपने ही लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा नॉट फॉर प्रॉफिट से डिफरेंट होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट जनरल जनता के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मोहल्ले की सड़क बनाएगी, साथ वालों की सड़क नहीं बना देगी। वही लोग जो उसके मेंबर्स हैं उन्हीं के बेनिफिट के लिए काम कर रही होती है, इसलिए उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को ताउन करना है। इमदाद बहमी ऑर्गेनाइजेशंस। जी बिल्कुल, बीइंग एसबीआई क्या हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। क्या करते हैं, इंडक्शन के लिए हम गाइडेंस सेशन करते हैं, फिर हम बच्चों के व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाते हैं। फिर व्हाट्सएप में सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और सारे एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, तो उनकी एक छोटी सी सोसाइटी बन जाती है जो इमदाद बहमी पे होती है। कोई किसी पे एहसान नहीं, एक बंदा दूसरों की मदद कर रहा होता है, दूसरे इसकी मदद कर रहे होते हैं, सब मिलजुल के वहां पे इंफॉर्मेशन करते हैं और सबको फायदा हो रहा होता है। सोसाइटी सम सेटअप जो आपस में एक दूसरे के लिए काम करें। कंपनी की डेफिनेशन जी, टैक्स की बुक में चैप्टर 4 में कंपनी की डेफिनेशन थी। ऐसे तमाम माजी की यादों को इग्नोर कर दें। उसमें तो उन्होंने गवर्नमेंट को भी कंपनी कह दिया था, उसमें तो उन्होंने पता नहीं दुनिया के हर सेटअप को कंपनी कह दिया था। तो वो बेचारों को इतना पता नहीं था। अब हम जो लेटेस्ट लॉ पढ़ रहे हैं ये इसमें अपने तरीके से चलता है। उन्होंने वर्ड कंपनी की अपने हिसाब से डेफिनेशन रखी है। जब कंपनी बोले तो उसमें बहुत कुछ कवर कर ले, इवन गवर्नमेंट के महकमों को भी कवर कर ले। तो हम जो लॉ पढ़े होते हैं हमें फिर उस लॉ के मुताबिक देखना होता है। तो हमारे कंपनी लॉ में ये डेफिनेशन है। तो while in Rome do as Romans do। तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉ में पढ़ते हुए हमें कंपनी लॉ जो कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये मिनिस्टर अगर चाहे किसी भी एंटिटी को कह सकता है, मतलब इसे कॉर्पोरेट कहना। जी, सवाल ये है कि अगर मिनिस्टर कहे कि फलाना को बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल कर दो तो वो ऐसा कह सकता है। कंपनी लॉ की सबसे प्यारी बात ये है कि जितना बस उतना ही। जब उन्होंने कहा है कि 3 शामिल हैं और 2 शामिल नहीं है और उसमें मिनिस्टर को इख्तियार माइनस करने का दिया है, माइनस करने का इख्तियार उसके पास है। अब अगर आप पूछें सर डिप्टी मिनिस्टर माइनस कर सकता है, मैं कहूंगा नहीं। तो कंपनी लॉ बी लॉ से डिफरेंट है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बी लॉ में होता था एक रूल पढ़ते थे फिर दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते थे। अगर ऐसे करके मगर करके ऐसे करके ऐसे हो जाए, अगर वो उसे कंसिडरेशन देने जा रहा और एजेंट हो और एजेंट एक माइनर हो और माइनर एक अनसाउंड बंदे से टकरा जाए और वो एक इंसॉल्वेंट बंदे के साथ ये वाली ट्रांजैक्शन करे और इसको एग्जीक्यूट करने वाला जो एजेंट है वो साउंड माइंड है, तो बताएं कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं? उधर तो ये गोल
था, कंपनी लो बड़ा सीधा सीधा से आर या पार, वो कहते हैं ऐसे, आप कहते क्यों कहते हैं सही। तो सी लॉ के अंदर जो है ना वो हमारी कॉमन लॉजिक कम है और ये गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज लॉजिक ज्यादा है। उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मिनिस्टर को इख्तियार दे दिया कि तुम माइनस कर देना, कल को उन्हें अच्छा नहीं लगेगा वो ये वाला रूल चेंज कर देंगे। तो आज जो रूल है हम उसको याद करेंगे, कल जो रूल होगा हम उसे याद करेंगे इंशाल्लाह। टाइम बीइंग के लिए मतलब लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, इंडेफिनिट टाइम के लिए? जी, मिनिस्टर वो कर सकता है, नोटिफिकेशन दे सकता है। अब नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने कह दिया कि इसको अब कोई वो नहीं कहेगा। अब नोटिफिकेशन देने वाले की मर्जी, वो नोटिफिकेशन में क्या लिखता है, क्या उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए डिक्लेयर कर रहा है, 2 महीने के लिए डिक्लेयर कर रहा है या 2 दिन के लिए डिक्लेयर कर रहा है। अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया तो बिल्कुल नहीं काउंट होगी बॉडी कॉर्पोरेट। अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया है तो वो बिल्कुल भी नहीं काउंट होगी अनलेस कि एक ऑपोजिशन जमात का बंदा आके मिनिस्टर लग जाए और कहे ये क्या हुआ कर दे। तो हमारे अक्सर लॉ ना लॉजिक पे कम और जिद पे ज्यादा चलते हैं। ये 2016 और 17 तो इसकी वर्स्ट एग्जांपल है। बड़ा प्यारा लॉ 2016 का और उसके बाद उसको कचरा मचरा करके 2017 में पेश कर दिया। जी ये मिनिस्टर जब कंपनी को टाइम के लिए कह बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, जो स्पेशल कंपनी जिसको इसने कहा है इसको भी ये वापस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकता। जी जिसको इन्होंने नोटिफिकेशन से कह दिया है कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो वो क्या करेगा, अगर वो चाहता है कि दोबारा बॉडी कॉर्पोरेट कहलवाए वो अपनी नोटिफिकेशन वापस ले लेगा। हाँ, यानी कि वो उस कंपनी में उसने खुद माइनस किया तो वापस शामिल कर दे, लेकिन बाहर से किसी XYZ कंपनी को ऐड नहीं कर सकता। डन। तो ये कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर हमारी हल्की सी डिस्कशन। अब थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे, ऑनलाइन में अभी शांति चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक से नहीं ख्याल आया कि अब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान आपको बताया है तो आपको एक और कंपनी भी बता देते हैं जिसको हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। मैंने आपसे कहा था कि आज का लेक्चर हमारा जरा बोरिंग सा लेक्चर होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी डेफिनेशन, ये टाइप ऑफ कंपनी है ना बहुत सारी तरह की हैं, तो मैंने आज बोर सारी टाइप्स आज इकट्ठी कर ली हैं ताकि आगे जो है ना फिर हम फ्रेश तरीके से वो आपके पिछले वाले नाम पब्लिक प्राइवेट और लिस्टेड अनलिस्टेड और इसी तरह से होल्डिंग सब्सिडी उस तरह वाली बातें शुरू कर देंगे। तो आज हमने सारी फालतू बातें इकट्ठी कर दी हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब बॉडी कॉर्पोरेट बताया तो फॉरेन कंपनी भी बता दें। फॉरेन का मतलब क्या होता है, मुल्क से बाहर। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बाहर बनी हो, तो वो तो हमने पीछे पढ़ा था वो बॉडी कॉर्पोरेट भी कहलाती है। लेकिन ये कौन सी कंपनी है, विच खास बात, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजोन ऑफिस इन पाकिस्तान। बाहर तो युगांडा में पता नहीं 200 कंपनियां होंगी, वो सारी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है। हम उनमें से किसको फॉरेन कंपनी कहेंगे, वो वाली कंपनी जिसका पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस होगा या पाकिस्तान में लाइजोन राब्ता ऑफिस होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफिस होगा, चाहे खुद हो चाहे एजेंट के थ्रू करे, चाहे फिजिकली हो चाहे तरीके से हो। तो अमेजोन अगर पाकिस्तान में अपना एक छोटा सा सेटअप डाल ले तो हम अमेजोन को फॉरेन कंपनी कहेंगे। जी, सैमसंग अगर पाकिस्तान में अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो फिर हम उसको कहेंगे फॉरेन कंपनी। जी, अगेन उन्होंने क्या कहा है कि आप खुद भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकता है, आप प्लेस ऑफ बिजनेस भी रख सकते हैं, राब्ता ऑफिस भी रख सकते हैं, आप फिजिकली भी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो अब नामीबिया में कंपनी इरिक्सन प्लाटिनियम ने कभी पाकिस्तान से कोई डील नहीं किया, कभी इधर नहीं आए, ना ऑनलाइन हमें सर्व किया, ना फिजिकली ऑफिस बनाया, ना उनका कोई एजेंट यहाँ पे है। तो वो एक सादा इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, मैं उसे फॉरेन कंपनी नहीं कहूंगा। लेकिन वो फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान से किसी तरीके से कनेक्ट करेगी। आप ये देखें कनेक्शन के 2-3 तरीके, ऑफिस बना दो यहाँ, या तो अपना आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, काम धंधा करते हो, या सिर्फ आपका एक राब्ता ऑफिस हो, खुद मौजूद हो या एजेंट मौजूद हो, फिजिकल मौजूद हो या ऑनलाइन मौजूद हो। अब ACCA बैठा है बाहर और पाकिस्तान में लाहौर में गुलबर्ग में अगर उनका एक ऑफिस है कि वहां आके आप ACCA से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस कर सकते हैं, तो वो एक राब्ता ऑफिस लाइजोन ऑफिस बना हुआ है। इसका मतलब है फिर हम कहेंगे कि ये फॉरेन कंपनी है। यानी हर वो कंपनी जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, पहली शर्त, और दूसरी शर्त उसका पाकिस्तान में कोई ना कोई कनेक्शन हो। तो सारी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान
बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं, लेकिन उनमें से फॉरेन कंपनी सिर्फ उस बॉडी कॉर्पोरेट को कहेंगे जिसका पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ऐसा कनेक्शन हो। डन। आगे बड़ी कमाल बात है, अहम इंफॉर्मेशन, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, या कुछ इस तरीके से करती हो जो हम बता देंगे। और मैंने आपको बताया कि अक्सर जगह जब बता देंगे वाली बात है तो वो अगला सेक्शन बेचारा फौत हुआ होगा। इन्होंने जो जुल्म किया ना 2016 वाले को, जो बदल के 2017 किया है, तो बहुत सारे सेक्शंस की कनेक्शन उड़ाती हैं। तो बहुत सारी चीजें कंपनी लॉ में लिखा है एज मे बी स्पेसिफाइड और मिलती ही नहीं, और कुछ ऐसी चीजें जिसमें लिखा होता है एज मे बी स्पेसिफाइड, तो एससीसीपी फिर स्पेसिफाई करता है कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसमें ये चीज शामिल होगी। तो क्या हमें फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन समझ आई? पक्की बात है, ठीक है जी। लेक्चर को एक मंतकी अंजाम पे लेके जाते हैं आखिरी डिस्कशन करके। बॉडी कॉर्पोरेट में जो लिखा हुआ था आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मतलब इसके लिए पाकिस्तान कहां पे? जी बिल्कुल, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट में जिसमें लिखा था ना इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है या नहीं है, हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। लेकिन फॉरेन कंपनी वो खास बॉडी कॉर्पोरेट होगी जिसका पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ना कोई डीलिंग हो, किसी भी तरीके से, खुद हो, एजेंट के थ्रू हो, फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, खुद बैठे हो, राब्ता ऑफिस बैठा हो, किसी भी तरीके से। यानी जो हम पाकिस्तान में टांग अड़ाएगी कंपनी, जो वहां बैठ के हमें हमारे मुल्क को छेड़छाड़ करेगी, वो फॉरेन कंपनी है। और जो बैठी बाहर है उसने कभी पाकिस्तान की तरफ पलट के भी नहीं देखा, वो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है। डन। कंपनियों की ऑफिशियल कैटेगरी, टाइप ऑफ कंपनीज एज पर लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से देखें तो कंपनियों की 3 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, अगर लायबिलिटी के हिसाब से देखें। और ऑनलाइन वाले मुझे आवाज पे एक फीडबैक जरूर दे दीजिएगा जी। आवाज क्लियर है? ठीक है जी। इसका जो बिल्ट इन माइक है वो सबसे बेहतर काम कर रहा है। चलें जी, बड़ी अरसे बाद आवाज स्टेबल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनियों को अगर मैं लायबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करूं तो 3 कैटेगरीज हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और सामने दी गई इंफॉर्मेशन को बिल्कुल इग्नोर करें। इग्नोर करने के लिए मैं स्क्रीन ही बंद कर देता हूं, चलिए आपकी किस्मत। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कंपनी की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड होती है। किस हद तक लिमिटेड होती है? जितनी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर, यानी कंपनी के जिसने जितने रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं वो उस अमाउंट तक लायबल, उससे ज्यादा की लायबल नहीं है। अब सोच के बताएं, अगर कंपनी पे बुरा वक्त आएगा तो क्या कंपनी का मेंबर खुद पर्सनली पैसे देगा? नहीं देगा। कंपनी का 10 लाख शेयर कैपिटल था और 10 लाख के 10 लाख उस डब्बे में मौजूद है, तो क्या शेयर होल्डर के जिम्मे को लायबिलिटी है? नहीं। एक बंदे ने 4 लाख के शेयर्स लेने थे, 3 लाख रुपए दिए और लाख का उधार कर लिया, और अचानक से कंपनी पे बुरा टाइम आ गया। अब कंपनी के पास पड़ा हुआ डब्बे में 9 लाख, तो कंपनी कहां तक लायबल है? और उस 1 लाख के लिए कौन लायबल है? वो शख्स जिसने कंपनी को पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब है अगर एक कंपनी है शेयर्स वाली तो उसमें एक मेंबर की लायबिलिटी कंपनी बनने के बाद होगी ही नहीं। जब उसने पैसे कंपनी को दे दिए और कंपनी के पास पैसे चले गए, अब इस बंदे की जाती लायबिलिटी खत्म हो गई, सिवाय एक केस के कि इसने कंपनी से उधार किया। अगर इसने उधार किया कंपनी से तो फिर मसला खराब, फिर ये उस अमाउंट के लिए लायबल होगा। ये जितनी बातें आप जानते हैं ये हम हमेशा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट वो कंपनी है, मोस्टली कंपनीज ऐसे ही होती हैं। मैं कह सकता हूं कि मोर देन 95% कंपनीज कहते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी ऑफ इट्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, वो कागज है जो हम बनाते हैं कंपनी रजिस्टर कराते हुए, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। Liability of members is limited to the extent of amount, if any, remaining unpaid on shares held by them. एक मेंबर की लायबिलिटी वहां तक होगी जहां तक उसने कंपनी को पैसे नहीं दिए।
अगर उसने 4 लाख के शेयर्स में 1 लाख का उधार कर लिया और 3 लाख दे दिया, तो मेंबर की लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी? अनपेड अमाउंट। और जो वो पे कर चुका हुआ है उस पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी उसने 4 लाख में से 3 लाख दे दिया है, तो 3 लाख कंपनी में बैठे बैठे डूब जाएगा और इस 1 लाख के लिए वो जाती लायबल होगा। ये जुमला समझ आ रहा है? शेयर्स आप उधार पे भी खरीद सकते हैं। जी, अब क्या शेयर्स उधार पे खरीद सकते हैं? 1984 में ने मना कर दिया था। उसने कहा खबरदार, अब ऑनवर्ड शेयर्स उधार पे नहीं खरीदेंगे। बट पुराने उससे पीछे के कंपनी लॉ में उधार का कॉन्सेप्ट था। तो आज भी कुछ ऐसी कंपनियां जो पुराने जमाने की और शेयर होल्डर्स ने अभी पूरे पैसे नहीं दिए। टेक्निकली स्पीकिंग 1984 से ऑनवर्ड ये डिफॉल्ट हो गया। अब शेयर होल्डर पूरे पैसे देता है तो उसे शेयर्स मिलते हैं, वरना उसे शेयर्स मिलते हैं। तो आज की डेट में ये जुमला थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाता है, लेकिन चूंकि कंपनी उसे कहते हैं जो मौजूदा या गुज़िश्ता, तो इन बेचारों को डेफिनेशन देते हुए उसका भी ख्याल रखना होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ उतनी, इफ एनी, अगर उसने पे ना किया, इसलिए उन्होंने साथ इफ एनी भी लिख दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि किसी मेंबर ने कंपनी के देने हो तो बस वो उसके लिए लायबल है, उसके अलावा लायबल नहीं। जी, अब जितने रुपए के होते हैं ना, हाँ, सिर्फ उतनी अमाउंट है। जो उसने 4 लाख के शेयर में 3 लाख दिया था, तो वो इजाफी सिर्फ लाख के लिए लायबल, उस पर इंटरेस्ट और इस तरह की चीजों के लिए लायबल नहीं है। अगर वो वैसे कंपनी से लोन लिया हो शेयर के फॉर्म में ना हो, ठीक है, हाँ, अगर बंदे वैसे लोन लिया और शेयर की फॉर्म में नहीं है, तो देखिए जब कंपनी बुरा टाइम आएगा तो कंपनी पहले अपने रिसीवेबल्स क्लियर कर लेगी। मेंबर नहीं उस टाइम पे उसको बोरोवर के तौर पे कंसीडर करेगी, कंपनी पहले पैसे लेगी, फिर बाद में बहैसियत मेंबर देखेगी कि उसने कोई उधार तो नहीं देना कंपनी का। तो अगर एक बंदे ने कंपनी लोन लिया हुआ है तो पहले तो उससे रिकवरी होगी, फिर एक फिर उसके पूरे पैसे नहीं दिए, फिर उससे रिकवरी होगी, फिर देखेंगे कि कंपनी के पास क्या पड़ा हुआ है। तो ये सबको करने के बाद फिर हम शेयर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनसे हम कहेंगे भाईजान बस खत्म, हमारे पास इतना ही था, डन। सर पूछा ना करें, जब आप पूछते हैं खबर खराब हो जाती है बस। आप फर्ज करें कुछ लोग कंपनी बनाना चाहते हैं लेकिन वो शेयर कैपिटल बनाना चाहते हैं। शेयर कैपिटल से ना क्या होता है, इंसानों की बराबरी खत्म हो जाती है। ये 20% का शेयर होल्डर है, वो 50% का शेयर होल्डर है, ये 5% का शेयर होल्डर है। अगर बहुत सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि कंपनी बनाएं और हम सबकी बराबर लायबिलिटी, तो वो कोशिश करेंगे वो शेयर कैपिटल की तरफ जाए ना। ये जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, फिटनेस क्लब वगैरह होते हैं, इसमें भी तो मेंबरशिप होती है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को बना देते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। मैं एग्जांपल देता हूँ, हफीज सेंटर में 100 दुकानदार हो और ये 100 के 100 चाहते हो कि लिमिटेड लायबिलिटी हो, और ये सब सोल प्रोप्राइटर हैं तो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये कंपनी भी बनाना चाहते हैं और शेयर कैपिटल का मजाक भी नहीं रखना चाहते। तो ये इकट्ठे होंगे, एक कागज साइन करेंगे कि हम 100 लोग जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं, हम ये अंडरटेक करते हैं कि अगर इस कंपनी पे बुरा टाइम आया तो हम जेब से लाख लाख रुपया दे देंगे, जेब से लाख लाख रुपया दे देंगे। और शेयर कैपिटल में क्या होता था, पहले पैसे दे दिए होते हैं, रखे पैसे डूब जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कंपनी बनाएं और शेयर कैपिटल का मजाक भी ना रखें और मेंबर्स की लायबिलिटी भी बराबर रखें और मेंबर की जेब से पहले दिन पैसे भी ना निकलें, तो फिर लॉ ने आपको एक इजाजत दी है कि आप एक सेटअप बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओनर्स की लायबिलिटी मैक्सिमम उस अमाउंट तक होती है जो मेंबर गारंटी की है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन यानी कि वाइंडिंग अप की तरफ चली गई तो मैं इतनी अमाउंट देने का पाबंद होगा। तो अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो वो उतनी अमाउंट के लिए पाबंद होगा, अगर वाइंड अप नहीं होगी तो वो पाबंद नहीं होगा। यानी हो सकता है आप गारंटी लिमिटेड कंपनी के मेंबर और पूरी जिंदगी आपको पैसे ना देने पड़े, और ऐसा हो सकता है कि तीसरे ही दिन कंपनी बंद हो जाए और आपको लाख रुपये या जितनी आपने गारंटी दी है वहां तक देना पड़ जाए। मेरा एक सवाल है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे? ये भाई मुस्कुरा रहे हैं, ये सवाल तो इन्होंने पूछना था, ये सवाल तो इन्होंने पूछना था, इनका तो सवाल चोरी हो गया, हाईजैक हो गया। शेयर कैपिटल के बगैर कंपनियां चल सकती हैं? सर आपने जो कि सोल प्रोप्राइटर होते हैं, मतलब अपना अपना काम खुद करते हैं सारे, ठीक है, फी सेंटर में जैसे आपने बिल्कुल सही है, सारे वो तो सारे अपना बिजनेस खुद करते हैं। बेहतरीन बात कर दी इन्होंने। कहा देखिए फीस सेंटर में हर बंदा अपना काम धंधा खुद कर रहा है ना, वो अपनी ही दुकान के अपने मामला चला रहा है, तो उसे हफीज सेंटर नामी कंपनी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं। और हफीज सेंटर कहां से कमा लेगी? पार्किंग से कमा लेगी।
इन दुकानों से सर्विस चार्जेस वगैरह लेगी और उसी से उनका सारा खर्चा पानी पूरा करके ज्यादा थोड़ा सरप्लस होगा तो उसे इलेक्शन करा लिया करेंगे उन लोगों के। मैं आपको आपसे बहुत करीब एक इदारे की एग्जांपल देता हूँ जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। आईकैप। क्या आईकैप में शेयर कैपिटल है? आईकैप का इस वक्त सरप्लस 1.5 बिलियन है, 1.5 अरब का सरप्लस इनके पास है। तो एक ऐसा इदारा है जिसका 0 शेयर कैपिटल है, उसके पास सरप्लस 1.5 अरब पड़ा हुआ है, कैसे चल रहा है आईकैप? आपसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमसे सब्सक्रिप्शन, आपसे 3200 लेते हैं, हमसे 35,000 लेते हैं। आपसे पेपर की फीस लेते हैं, हमसे कॉलेज की फीस लेते हैं। आपसे पेपर की दोबारा से फीस लेते हैं, हमसे हर साल दोबारा से RET की फीस। मतलब अगर हम एक रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, हम एक रजिस्टर्ड MS ऑफिस के प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, हम रजिस्टर अगर PP के प्रोवाइडर हैं तो तकरीबन 5-1 लाख रुपया वो साल का हमसे ले लेंगे। और चूंकि मैं मेंबर भी हूँ, मैंने गुनाह किया है, तो मुझे 35,000 और देना पड़ेगा। और अगर मेरे नाम के साथ FC ऑफिशियल लग गया तो शायद 50,000 से ऊपर देना पड़ेगा। तो अच्छा जितना देर से लगे, ईमेल में लगा पूछूं लेकिन असल में लगाने के लिए पैसे अच्छे खासे देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के इदारे फिर क्या करते हैं, सर्विस फी रख देते हैं, सब्सक्रिप्शन फी रख देते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन रख देते हैं। जो स्पोर्ट्स क्लब मैंने आपसे कहा, मेंबरशिप फी ले लेते हैं, सीट के पैसे ले लेते हैं, तो इन्हीं पैसों से अपने सारे फंड चला लेते हैं। तो ये वाजिब नहीं है कि कंपनी तभी चलेगी जब उसका शेयर कैपिटल हो। मैं ये नहीं कह रहा आईकैप एक कंपनी है, मैं आपको दे रहा था कि विदाउट शेयर कैपिटल लोग बहुत अच्छा चल सकते हैं। ये बात समझ आई? ये सारी बात समझ आने के बाद किताब हमारे कॉन्सेप्ट पे फिर अटैक करेगी। कंपनी मे और मे नॉट हैव, अभी तक हमने जंग की कि शेयर कैपिटल के बगैर हम चला के दिखाएंगे, वो कह रहे हैं इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है। नहीं भी, इसका मतलब है हम चाहें तो हम शेयर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कर दिया तो अब लायबिलिटी क्या होगी? अब डबल हो जाएगी। गारंटी के लिए भी लायबल होंगे और अगर कुछ अनपेड है तो उसके लिए लायबल होंगे। तो इफ कंपनी हैव शेयर कैपिटल, लायबिलिटी शैल आल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर शेयर कैपिटल हुआ तो आपकी लायबिलिटी में वो अनपेड अमाउंट भी शामिल हो जाएगी। इसका मतलब है कि गारंटी वाली अमाउंट भी प्लस जो उधार है वो अमाउंट, आपको डबल लायबिलिटी पड़ जाएगी अगर कंपनी में शेयर कैपिटल भी हुआ। नॉर्मली इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता और तकरीबन लेस देन 5% होती हैं जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। वो कंपनी है जिसमें हर किसी ने अपना काम धंधा करना होता है और आपने ओवरऑल सबको एक छतरी के नीचे लेके आना होता है लिमिटेड लायबिलिटी की। तो रादर देन आप एक लंबे चौड़ा मुश्किल सेटअप बनाया, आप एक गारंटी लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं और सारे मेंबर वादा कर देते हैं कंपनी डूबी हम जिम्मेदार, तो उससे जिंदगी उनकी आसान हो जाती है। जी, क्या उन फंड से मेंबर्स की मदद होगी? देखिए कंपनी बनाने का मकसद ये है कि कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है, तो वो उन फंड से क्या होगा, उन लोगों की जिंदगी आसान की जाएगी। अब ऐसे में आपने ये तो कह दिया आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है आईकैप और आप इस बात पे दुखी हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आईकैप आपको अपनी AC वाली लाइब्रेरी में पूरे साल में किसी भी वक्त जाके बैठ के पढ़ने की इजाजत देता है। आईकैप आपको एक सिस्टम देता है, आईकैप आपको जो एग्जामिनेशन दे रहा है उसके अंदर आपको इस काबिल कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब शहरी बने और आगे चल के कुछ ऐसा सीख सकें। आईकैप आपको किताबें दे रहा है सॉफ्ट में, ये किताबें आईकैप बनवाता है, उसके पैसे लगते हैं, वो उसके कॉपीराइट्स पे करता है, लाखों रुपए पे करने के बाद आपको किताबें फ्री दे देता है। SBI से सीखा उसने है किताबें बच्चों को देना, वो ऑनलाइन देते हैं, हम तो फिजिकल किताब भी दे देते हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि इदारा जब बनता है तो जाहिर है वो अपने इदारे के लोगों को भी साथ लेके चल रहा होता है। मैंने ये तो कह दिया कि आईकैप हमसे 5-5.5 लाख ले रहा है, लेकिन आईकैप हमें इजाजत भी तो दे रहा है कि हम बच्चों को रजिस्टर करके उनसे पैसे कमा सकते हैं। ये तो हमारा कसूर है कि हम पैसे कम लेते हैं और खर्चा ज्यादा कर लेते हैं। मेरे हर जुमले में दुख छुपा हुआ होता है। कंपनी लिमिटेड पर गारंटी समझ आई? सर विदाउट कैपिटल प्रोफेशनल भी चल सकते हैं, यस बिल्कुल सही कहा। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर अपने तौर पे कोई क्षमता बना लें या कुछ और इस तरह से करके, तो यस ये प्रोफेशनल्स अपना अपना काम कर रहे हैं और लिमिटेड की छत मिल जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी बड़ी कमाल चीज है, करोड़ों अरबों का काम करो और जब पकड़े जाओ तो कहो अच्छा ये 10 लाख रुपए में बड़ा शर्मिंदा हूं, ये ले लें। तो इसलिए आपको इस तरह की चालाकी से बचाने के लिए उन्होंने एक और सेटअप दे दिया विच इज अनलिमिटेड कंपनी। अब
अभी आप कहेंगे सर आप इतने 2 दिन से रोना रो रहे हैं कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी, तो ये कौन सी कंपनी आ गई? ये खुशी से नहीं आएगी, जिसको मजबूर करेंगे वो ये कंपनी बनाएगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं कि वो मैयर ही नहीं हो सकता, तो वहां गवर्नमेंट आपको फोर्स करेगी कि आप एक कंपनी बनाएं। मैं इसकी टिपिकल एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि अगर एक कंपनी को बलूचिस्तान में सोना निकालने की इजाजत दे दी जाए, तो इस कंपनी की कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए कि अगर ये फ्रॉड करके भागे तो ये उतनी अमाउंट के लिए लायबल हो। अब देखिए ना, मतलब अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मैं नॉर्मली कहता हूँ ज़ाहिर अगर सोना एक जगह से निकल रहा है, बड़ी तादाद में निकल रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी चोरी भी हो सकती हैं। लेट्स अज्यूम कि सिर्फ एक ट्रक सोने का चोरी कर ले, वो एक ट्रक भर के सोना ले जाए। सिर्फ इस एक ट्रक की ही कॉस्ट एस्टिमेट करें ना तो गेम बहुत ऊपर चली जाती है। फिर मैं थोड़ा सा अंदर जो है ना शरारत जागती है, मैं सोचता हूँ मेरे सामने अकाउंटेंट्स बैठे हैं, तो मैं सोचता हूँ जरा एक दफा कैलकुलेट करवा ही लें। 10 ग्राम सोने का वो जो बिस्किट होता है छोटा सा पतला सा, ये कितने का होता है? 10 ग्राम सोना तोले के आसपास की ये क्वांटिटी होती है। तोले का रेट तो पता है कितना है? 1.24। कहाँ बैठे हैं? हाँ 2, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1.24 नहीं तो 2.24 होगा। भाईजान बड़ा फर्क है, जालिम आदमी आपने जो है ना गेम लाखों में डाल दिया है। तो 2.24, 2.23 ऊपर नीचे होता रहता रेट। आसान काम करते हैं हम, 10 ग्राम को 2 लाख कंसिडर कर लेते हैं कि 2 लाख में वो 10 ग्राम का एक छोटा सा बिस्किट। तो 1 किलो सोना कितने का होगा? 1 किलोग्राम को कहते हैं, जिसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर 2 लाख का 10 ग्राम सोना है तो 2 करोड़ का 1 किलो सोना होगा। और ये जो ईंट है, अज्यूम कर लेते हैं ये 1 किलो की ईंट है, तो ये 2 करोड़ की ईंट है। वो जो नहीं वो फिल्मों में दिखाते हैं वो बार्स होती हैं, वो जो जिसको चोरी किया जाता है नॉर्मली, वो 1 किलो का सोना है। फर्ज करें वो 1 किलो है और वो है 2 करोड़। वो ईंट आपने देखा है रेगुलर ईंट से छोटी होती है। अब हमें ये नहीं पता कि वो वाली ईंटें ट्रक में कितनी आ सकती हैं, लेकिन हमें रेगुलर ईंटों का पता है। तो एक फार्मूला लगा लेते हैं कि रेगुलर ईंट का 1/3 है सोने वाली ईंट। एक रेगुलर ईंट एक ट्रक में कितनी आती है? असल में हम मैयर करना चाह रहे हैं कि एक ट्रक कितना सोना चोरी कर सकता है। तो एक ट्रक में एक महीने का 10,000 ईंटें आ जाती हैं। कुछ ट्रकों में 15,000 भी आ जाती हैं, कुछ में 5-6 हज़ार आती हैं। तो 10,000 आसान कैलकुलेशन है, हमारी मैथ सीधी हो जाएगी। और एक ईंट में 3 ईंटें आ जाती हैं सोने वाली, तो 30,000 हो गई ईंटें। अब मेरे सामने प्रोफेशनल मौजूद हैं, 30,000 ईंट को 2 करोड़ रुपए से मल्टीप्लाई करने। ऑनलाइन वालों आप भी अपने कैलकुलेटर चालू कर लो, मुझे जवाब चाहिए। मुझे जवाब मिलियन बिलियंस में बता दें, करोड़ अरब में बता दें, लेकिन चैट लिखने वाले ने अगर सारे जीरो लिख के मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैं गिनती करूं, तो ऐसे नहीं है। 30,000 को हमने, मैं सामने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता हूं, 30,000 को हम से मल्टीप्लाई करना, और 2 करोड़ में कितने सिफर आएंगे जी? 7 सिफर। 6 into 10 raised to power 11. एक भाई ने कैलकुलेटर पे कहा 6 into 10 raised to power फलाना। तो आपने मुझे हमारी कारोबारी जबान में जवाब देना है ना कि इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब। एक भाई ने 6 अरब का और एक ने 6 खरब का, और दोनों के दरमियान 100 गुना का फर्क है। अरब और खरब ना, 6 अरब और आप कह रहे हैं 6 खरब। 60 ट्रिलियन सर, आप 60 खरब कह रहे हैं। 60 ट्रिलियन। एक एक ने कहा 6 अरब, एक ने कहा 60 अरब, एक ने कहा 6 खरब, एक ने कहा 60 ट्रिलियन। उसने कहा बात ही ऐसी बोलो जो समझ ही ना आए किसी को। हाँ जी, 600 ट्रिलियन. ऑनलाइन वालों को देखिए जरा, वो उनके क्या एस्टिमेट्स चल रहे हैं। सर 6 अरब, 6 खरब, 60 बिलियन, 600 बिलियन, और अली रजा भाई ने 6 के आगे सारी जीरो डाल के अपने सर से जिम्मेदारी उतार दी। भाईजान इंज नहीं करना सी। 60 करोड़, वो 2 करोड़ का तो वो था, 1 किलो था, तो 6 करोड़ की तो एक ईंट होनी थी, तो ये तो 10 ईंटों में भाई ने मुका दिया।
6 लाख मिलियन, एक भाई बिल्कुल डिफरेंट साइड से आए, उर्दू और इंग्लिश का हसीन इम्तजाज किया उन्होंने। 6 खरब मेरे ख्याल में हम तो सीलो पढ़ने बैठे थे, लेकिन आपने तो कंपनियों में जाके हमें बदनाम करना है। अब वहां जाएंगे तो वो आपको आप कहेंगे ये एंट्री गलत है, वो कहेंगे जी वो 57 करोड़ 52 लाख 392 एंट्री है। अब आप बैठ के सोचते रहे 57 है, वो उसको लिखते कैसे हैं? तो ये करोड़ अरब की गिनती भाईजान आपकी सीधी होनी चाहिए, मिलियन बिलियन वाले हिसाब। कैलकुलेटर ने तो 10 की पावर ही दिखानी है। सर 600 बिलियन लिख के देखिए। ठीक है, लिख के देख लिया 600 बिलियन है। ये सबसे अच्छी बात की इन्होंने कहा हमने किया, यानी अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, 11 ये 3 और 2 ने मल्टीप्लाई होना है तो जवाब आ जाना है 6। अब क्या होगा, 4 जीरो ऊपर है और 7 जीरो नीचे है, तो 4 और 7 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। करना क्या है, सवाल मेरा ये है कि आपने इंग्लिश सिस्टम में पढ़ना है या उर्दू सिस्टम में पढ़ना है। अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो फिर 3-3 के गैप डालें। ये हंड्रेड्स की गिनती होती है, ये थाउजेंड्स की गिनती होती है, ये मिलियन की होती है, ये बिलियन की होती है। 6 मिलियन गिनती है, ये थाउजेंड्स की गिनती होती है और ये हंड्रेड्स की है। यानी अगर पहले 3 डिजिट में लिखा होता 711 तो मैं उसको पढ़ता 711। अगर फर्ज करें यहां कुछ लिखा होता, ये तो आपने ना मेरे परेशान कर दिया, मुझे जगह चाहिए। लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं आप लोगों की बात सुन थोड़ा परेशान जरूर हूं, तो एक दफा जाते जाते थोड़ा सा समझ लें। मैं एक नंबर लिखता हूं 7192349 अभी हम वहां कितने डिजिट तक पहुंचे थे, 11 जीरो था और एक 12 तक पहुंचे थे, यहाँ 13 तक पहुंच जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 9 1, ये एक नंबर है। इसको अगर आपने सिस्टम में पढ़ना है तो आपने इसको 3 कर देना है। आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि 3-3 के बाद कॉमा लग जाए। ये हंड्रेड्स की गिनती होती है, 532 पढ़ेंगे। ये थाउजेंड्स की, लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं इस फिगर को इंग्लिश जबान में पढ़ूंगा 498,532। मैं 4 लाख नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में लाख नहीं है, ये उर्दू के सिस्टम में लाख और करोड़ होता है। हम इंग्लिश में LAC लाख लिख देते हैं, लेकिन ये लाख उर्दू जुबान का लफ्ज है। तो ये 498,000 है। ये मिलियन की गिनती शुरू हो जाती है, यानी मैं यहां से आगे गिनती पढ़ूंगा 923। आपने पूरे सेगमेंट को इकट्ठे पढ़ना होता है। 923,498,532 और फिर मिलियन के आगे होता है बिलियन, बिलियन से आगे होता है ट्रिलियन, ट्रिलियन से आगे जिलियन, क्वाड्रिलियन, वो फिर लंबा चौड़ा सा हिसाब है, लेकिन इतना तो IMF हमें लोन भी नहीं देता जी। 3-3 के बाद, इंग्लिश सिस्टम में हमेशा 3-3 के बाद कॉमन लगेगा। उर्दू सिस्टम में पहला कॉमा 3 के बाद लगता है, उसके बाद 2-2 के बाद लगता है, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगेगा। ये सैकड़ा कहलाता है, पहले 3, यानी इसको मैं उर्दू में बोलूंगा 532, इकाई दिहाई सैकड़ा इस तरह से करके। तो ये समझें ये हंड्रेड्स की गिनती है। इससे शुरू हो जाता है 1000, 98,532। इससे आगे शुरू हो जाता है लाख, 34,532। इससे आगे होता है करोड़, 92 करोड़ 34 लाख 98,000। इससे आगे होता है अरब, 91 करोड़ 34, सॉरी कॉमा थोड़ा सा हमारा गलत हो गया, अच्छा नीचे वाला कॉमा लगा है, ठीक। और इससे आगे होता है खरब, खरब तक से आगे नीलम और वो इस तरह से करके कुछ और वर्ड भी होते हैं, लेकिन इतना हमारे पास खजाने में होता ही नहीं कैसे बड़ी करप्शन हो। हमें तो खरब अरब वाली बात तो तब पता लगती है ना जब इतने 1000 खरब का, इतने 100 खरब का वो किया। इंडियन गिनती करोड़ पे खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो आगे जो भी बनेगा ना वो सब बोलेंगे 32,000 करोड़, 35,000 करोड़, 5 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, 13,000 करोड़।
तो हम लोग जब खरब पे खत्म कर देते हैं और आगे हम नीलम शीलम वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करते, तो खरब से आगे जितना भी होगा ना 4 डिजिट होंगे, तो आप उसे कहेंगे 5611 खरब, वरना हर 2 डिजिट के बाद उर्दू सिस्टम में चेंज आ रही है। तो आपने जब भी एक नंबर दिया हुआ हो तो इंग्लिश के हिसाब से 3 के बाद कॉमे लगा देने हैं, और अगर उर्दू सिस्टम हो, जैसे मैं इसी तरह से एक नंबर लिखता हूं, अगर एक नंबर लिखा हुआ है 213131931213, तो इंग्लिश हिसाब से आप इसे 2 ट्रिलियन 131 बिलियन 219 मिलियन 131,213, और अगर इसको उर्दू सिस्टम में पढ़ेंगे, अजम्पशन लेते हुए कि खरब से आगे की गिनती नहीं एग्जिस्ट, तो आपने ये कॉमा लगाया, फिर ये कॉमा लगाया, 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 ये हजार वो है, ये हजार है, ये करोड़ है, ये, और आगे हमें पता है कि खरब से आगे गिनती, तो मैं इस कॉमे को गायब कर दूंगा। 121 खरब 31 अरब 21 करोड़ 91,31,213। अब दोनों गिनतियों का थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। 100 तक की गिनती इंग्लिश सिस्टम पाकिस्तानी सिस्टम में बराबर है। अब आगे हमारे हजारों लाख शुरू होता है और उनका मिलियन होता है, तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और अगर देखना चाहूं कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के बराबर, लेकिन बिलियन और खरब अरब सेम हो जाएगा। 1 बिलियन तो बड़ी वाली गिनती आसान है, जब अरब या बिलियंस की बात हो रही होगी तो जितने अपने अरब सोच सकते हैं। प्रॉब्लम आता है कि मिलियन दरमियान में आ जाता है, तो मिलियन से पीछे लाख है और मिलियन से आगे करोड़ है, तो मिलियन से एक स्टेप पीछे लाख है, 10 लाख को मिलियन कहते हैं और फिर 10 मिलियन को करोड़ कहते हैं। तो मिलियन करोड़ से 1/10 है और उसका 10 उससे 10 गुना बड़ा है लाख से। तो ये कंपैरिजन पॉइंट 3 बनते हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर है और 1 बिलियन 1 अरब के बराबर है। क्योंकि जनरली प्रैक्टिकली आपको मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको गिनती उर्दू इंग्लिश दोनों में नजर आएगी, और लोग वहां पे बैठे होते हैं और देसी तरीके से बात कर रहे होते हैं। किसी भी फिगर को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको इंग्लिश उर्दू दोनों निजामों का पता होना चाहिए। तो आज हमने कमती लॉ के साथ साथ थोड़ी सी और खतरनाक बातें, जब आप लोगों ने मुझे 6, अब सोचें 60 करोड़ 6 अरब 60 अरब 600 अरब, कितना डिफरेंसेस थे। तो आई होप के ऑनलाइन वालों को भी जो है ना बात समझ आई है। कहानी ट्रक से शुरू हुई थी। मैं बताना ये चाह रहा था कि अब एक ट्रक में कितना सोना है? 600 बिलियन, यानी कि 6 खरब या 600 अरब। तो सोचिए एक ट्रक चोरी होने का मतलब है 600 अरब। अब इस कंपनी की क्या लायबिलिटी होनी चाहिए, कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए? ये कंपनी बहुत बड़ी लायबिलिटी रखेगी, 2 अरब की लायबिलिटी रख लेगी अपनी। तो ऐसे सेक्टर में गवर्नमेंट फोर्स कर देती है कंपनियों को कि आपने अनलिमिटेड कंपनी बनानी है। फिर वो सब कुछ रेगुलर कंपनी की तरह से है, सब कुछ वैसे ही चलता है। प्रिविलेज ये होती है कि आप हैं कंपनी लेकिन तकरीबन पार्टनरशिप की तरह आप उसी तरह से जॉइंट एंड सेवरल लायबल हैं। तब ये कहते हैं कि जो अनलिमिटेड कंपनी है, दिस इज ऑफ नॉर्मल कंसेप्ट, ये कि लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड नहीं होती, सब कुछ बाकी कंपनियों की तरह से है। सिर्फ एक नुकसान है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सर इसकी लायबिलिटी तो 600 अरब जी। अब अगेन अगर इस कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो जब वो चीज चोरी पकड़ी जाएगी तो कंपनी के मेंबर्स 600 अरब के लिए लायबल होंगे, लेकिन वो ना हो गई ना उनके पास, तो वो ट्रक ही वापस कर दें। उन्हें अगर उनके पास 600 अरब ना हो तो कहां से दें? तो वो ट्रक जो चोरी की है वो वापस कर दें तो 600 अरब पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए होती है, कोई शौक से नहीं मनाता। पाकिस्तान में गिनती की 2 या 3 ऐसी कंपनियां पूरे पाकिस्तान में जो अनलिमिटेड है, मजबूरी की हालत में।
गोल्ड माइन इंटरनेशनल को कुछ अर्से पहले गवर्नमेंट ने कहा ये नेटवर्किंग का काम करते थे, ये लोगों को स्कीमें बना के देते थे, गवर्नमेंट को लगा ये अचानक से फ्रॉड करके भाग जाएंगे, उनसे कह दिया आप अनलिमिटेड कंपनी बन जाए। कोई भी बिजली पानी गैस की कोई भी नई कंपनी प्राइवेट में रजिस्टर होगी तो उस पर वाजिब है कि वो अनलिमिटेड कंपनी बने। सोचें बिजली कंपनी की एक छोटी सी गलती के नुकसान का अंदाजा लगाएं। सिर्फ एक दफा वो 44,000 वाला वोट जो खंभों में चल रहा है वो अगर घरों में पहुंच गया तो आग लग जाएगी। जी, बिजली की कंपनी अगर गवर्नमेंट की हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, फिर सर्कुलर डेट्स बनते हैं, फिर कागजों में आ जाता है कि इसने गवर्नमेंट के इतने पैसे देने और गवर्नमेंट ने इनके इतने पैसे देने। जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं ना, महकमों ने एक दूसरे के पैसे देने, उनको नेट भी नहीं करते ताकि हिसाब किताब भी सीधा रहे, और IMF से जलील भी होते रहते हैं, और IMF उसे वाइप आउट भी नहीं करने देता। अच्छा भला अच्छे टाइम पे गायब गूब कर देते, पता भी ना लगता। गवर्नमेंट ने बिजली वालों के पैसे देने क्योंकि बिजली ली थी, और बिजली वालों ने गवर्नमेंट के पैसे देने हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं जिससे उन्होंने पैसे कमा के गवर्नमेंट को देने हैं। तो ये आपस में फंस गए। जो ऑयल ले रहे हैं, बिजली बनाने वाली ऑयल ले रही है गवर्नमेंट की कंपनी से, तो PSO के पैसे देने बिजली बनाने वाली कंपनी ने, बिजली बनाने वाली कंपनी के पैसे देने गवर्नमेंट ने क्योंकि उन्होंने बिजली इस्तेमाल करके पैसे नहीं दिए, और PSO ने पैसे देने गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने उन्हें सब्सिडी दी थी जो उन्हें लॉस हो रहा था। तो इस सब ने एक दूसरे के पैसे देने, है ना मजे की बात। मोटरवे वालों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पैसे देने होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे के पैसे देने होते हैं। ये बड़े खूबसूरत से गर्दिशी कर्जे कहलाते हैं, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं ना। ये सर्कुलर डेट है जो खामखा हमारी कौम को मगरूज करी जा रहा है। हमने एक दूसरे के पैसे देते हैं, इन्होंने उनके 5 रुपए देने, उन्होंने इनके 5 रुपए देने, तो हम 10 रुपए के मगरूज हैं क्योंकि 5-5 रुपए 2 दफा देने एक दूसरे को, और करने नहीं दे रहा। नहीं तो बीच में कोई अच्छा सियाना अकाउंटेंट अच्छे टाइम पे ना चीजें साफ कर देता। अब IMF को पता है कि अब ये कहानी फंसी हुई है, अब वो हमें उस गर्दिशी कर्जे के ऊपर जलील करता रहता है। तो खैर हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हमने लेक्चर का मजीद टाइम भी लगा लिया। ऑनलाइन वाले जो है वो बेचारे तड़प रहे होंगे। सर जितना हमने पढ़ा है, यानी कि अगर आप देखेंगे अपने हैंडआउट्स में तो एक टेबल आगे दी पड़ा, एक बॉक्स है जिसमें कंपनी की डेफिनेशन थी, उसी बड़ी कॉर्पोरेट वगैरह और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। और नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको 3 तरह की कंपनियां नजर आएंगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो इसका मतलब है पेज के स्टार्ट में जो बॉक्स है लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी वो हमने नहीं पढ़ा, टाइप ऑफ कंपनीज हमने पढ़ ली और नेक्स्ट पेज पे वो चला आ रहा है। तो टाइप ऑफ कंपनीज के लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बोर बातें आज हमने कर ली। कल से ऑनवर्ड हमारी, कल से मुराद है नेक्स्ट वर्किंग डे। मैं दोबारा याद करा दूं कि हमारी क्लास 3 डेज अ वीक, वैसे 4 डेज अ वीक है, चौथा दिन टेस्ट का दिन होता है, लेकिन इस वीक हम लोगों ने इतना पढ़ा ही नहीं कि हम टेस्ट करें, और इस वीक इत्तफाकन टेस्ट वाले दिन 23 मार्च है। तो इस कैंपस का पता नहीं ओवरऑल क्या, कैंपस वाइज जो है ना छुट्टियों को डिवाइड कर दिया है कि हर जगह जो जो लोकल इंतजामिया हो वो डिसाइड करेंगे कि उनके कैंपस में हॉलीडेज क्या है, और मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मैं दोनों कैंपस में हूँ। एक दफा पहले हुआ था कि ईद की छुट्टियां दो कैंपस ने, एक कैंपस ने ईद से 3 दिन पहले दी और ईद के 3 दिन वो दी नहीं, ईद से तीसरे दिन बुला ली और ईद से 6 दिन पहले छुट्टियां दे दी। एक कैंपस ने ईद से 2 दिन पहले छुट्टियां दी, बाद तक छुट्टियां दी। मैं दोनों कैंपस में पढ़ा रहा था, तो जब वो कैंपस ऑफ था तो उधर पढ़ा रहा था, जब वो ऑफ था तो उधर पढ़ा रहा था, तो मुझे 3 छुट्टियां हुई थी और कैंपसों में सबको 9 छुट्टियां हुई थी। इस दफा भी ऐसा हो तो 23 मार्च पे आप लोगों की क्लास नहीं है, इस कैंपस में अगर कोई और क्लास हो रही होगी तो वो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। आप में से अगर कोई MFA से भी है तो अब नेक्स्ट जो जिसमें तीसरा दिन 23 मार्च की हो रहा है वो अब MFA की क्लास हो रही है इसी टाइम पे। MFA का याद रखना है, फाइनेंस का टाइम और मैनेजरियल का टाइम थोड़ा सा फर्क है, वो 3:30 बजे होता है और ये 2:15 बजे होता है। डन। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। ये पहला और आखिरी ऐसा हफ्ता जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसके अलावा ऐसा तभी होगा जब बिल्कुल कोई ईद आ जाएगी या कोई और इस तरह से होगा। हर वीक हम कम से कम रिटन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी हमने इतना पढ़ा ही नहीं कि हम राइटिंग की प्रैक्टिस की तरफ जाएं। तो नेक्स्ट वीक के 3 लेक्चर के बाद जब वीकेंड आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चैप्टर तकरीबन सारा या मैक्सिमम उसका टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। डन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। सर क्या ये डिस्टॉर्शन अगले लेक्चर्स में रहेगी? देखें अभी आखिरी सेटिंग के बाद हमारा लेक्चर मैक्सिमम हद तक स्मूथ गया था। जी जी सर ये जो इसमें